बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं झीरम घाटी कांड की उस रिपोर्ट की जिसे लेकर के असमंजस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। झीरम कांड की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने के बाद अब राज्य सरकार ने आयोग को में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। रिटायर्ड जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जस्टिस जी मिनहाजुद्दीन को आयोग का सदस्य बनाया गया है। अब 6 महीने में आयोग को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 6 महीने में यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन 3 दिन पहले यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। जो आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है, यानी अपना काम खत्म कर चुका है, उसी में नए सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। यह इतना पेचीदा मामला है कि इसके लिए हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ऐसी स्थिति में कौन सही है कौन गलत। उधर बीजेपी सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि आखिर ऐसी भी क्या जल्दी, पहले राज्यपाल के पास आई रिपोर्ट का तो इंतजार कर लें। कुल मिलाकर 8 साल पहले हुए झीरम कांड में अब तक सिर्फ जांच पर जांच हो रही है, न्याय नहीं मिलता दिख रहा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इसके पीछे के सच से कभी पर्दा उठेगा या सिर्फ सियासत ही गर्म होती रहेगी। झीरम कांड पर से क्या सियासी पर्दा उठ पाएगा और सच कभी सामने आ पाएगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि झीरम जांच आयोग जो था उसको लेकर के एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, एक सदस्यीय आयोग था ये पूरा, और जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने इसकी अगुवाई की, जांच की पूरी, और जांच राज्यपाल को सौंप दी। उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है और वो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट चले जाते हैं। अब जब रिपोर्ट आ गई तो सरकार को लगा कि ये रिपोर्ट हमारे पास आनी थी, राज्यपाल के पास नहीं जाना था। कायदा यह कहता है, तय नियम यह कहते हैं, तय परंपरा यह कहती है कि इसे सरकार को टेबल किया जाना था और सरकार इसे विधानसभा में रखती। यह मामला तूल पकड़ता है और सरकार आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल देती है। सरकार उसी आयोग में जिसका काम पूरा हो चुका है 2 नए सदस्य जोड़ देती है। क्या कहा है सीएम भूपेश बघेल ने, सुनिए। राज्य शासन के पास अभी कोई जानकारी नहीं है कि राजभवन में सौंपा गया है नहीं गया है। इसकी जानकारी राजभवन से हमको दिया नहीं गया है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उसको दिया गया है? मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनको सौंपा गया है, क्योंकि उनका कार्य स्थानांतरण हो गया और कार्यकाल समाप्त हो गया और जांच अधूरी है। तो इसलिए राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग गठन किया था, इसलिए हमने 2 सदस्य उसमें नियुक्त किए हैं। आयोग तो वही है, आयोग है वो, और चूंकि उसका स्थानांतरण हो गया है तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था और उस आधार पे 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। बीजेपी क्या कह रही है जरा यह भी सुन लीजिए, फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। इससे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने आनंद फानम में जो नया जांच आयोग बनाया है, इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि झीरम के मामले में कुछ न कुछ दाल में काला है। और जो हमारा आरोप अब लगभग सत्यापित हो रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए, क्या है हमारे सवाल जो हैं वो हमने आपको दिखाए हैं, और सवाल जो हैं वो यही हैं, इसी से जुड़े हुए सवाल हैं कि जिस झीरम आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी उसी के सदस्यों की नियुक्ति आखिर कैसे कर दी? जब आयोग का काम खत्म हो गया तो उसमें सदस्यों की नियुक्ति का क्या काम? आयोग में नए अध्यक्ष, नए सदस्य, अब जांच का क्या होगा भविष्य? क्या जांच पर जांच चलती रहेगी, सिर्फ सियासत होती रहेगी, या झीरम का सच भी कभी सामने आएगा? क्योंकि जब लगा कि अब सच सामने आने वाला है तो फिर जांच बैठ गई। छत्तीसगढ़ में झीरम पर सियासी बवाल, पीछे छूटा सच का सवाल। जो सच है वो कहां जाएगा? आखिर कौन थे आरोपी, साजिशकर्ता इतनी बड़ी घटना के? अगर यह घटना किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी तो कौन है वो गुनहगार? छत्तीसगढ़ को कब मिलेगा जवाब? और इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र शर्मा जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। और संजय जी, मैं अभी आपको सुन रहा था, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा संजय जी और सुरेंद्र जी की तकनीकी चीजें, क्योंकि सीएम साहब ने बहुत सीधे भाषा में कहा है कि हमने अपने विधि विभाग से चर्चा की है, लीगल एक्सपर्ट से उन्होंने राय ले ली, और उनका कहना था कि चूंकि औपचारिक कोई कम्युनिकेशन राज्य भवन हमारे या आयोग और हमारे बीच नहीं हुआ,
मीडिया से हमें खबर लगी है कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, हमें नहीं पता सौंपा कि नहीं, इसलिए हमने अपनी कार्रवाई कर दी। आप क्या बताइए सर कि किसी आयोग की, संजय जी आपके पास आता हूं, कि किसी आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई तो उसका काम वहां पर खत्म माना जाता है। अब अगर वो काम खत्म हो गया तो क्या उसमें 2 लोगों की नियुक्ति का कोई कानूनी हक बनता है? किया है ये सब सर्कस जो है ये छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है और किसी दूसरे प्रदेश के अंदर में नहीं हो सकता है। माननीय भूपेश बघेल जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कारण बता रहे थे और किन कारणों के साथ में उन्होंने क्या अभिमत दिया और किस तरीके से किया। देखिए, सबसे पहला मेरा आरोप नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है यहां पर कि ये हमेशा इस बात को कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट्स जल्दी आनी चाहिए, इसके परिणाम जल्दी आने चाहिए। और जब ये परिणाम सामने आने वाला है उस समय जानबूझकर इस तरीके से फिर 2 सदस्यीय पुरानी जांच आयोग में, जैसा वो कह रहे थे, शामिल करके इसको फिर पेंडेंसी की ओर लिया जा रहा है कि उसके परिणाम और उसका सच जो जीरम का है, कहते तो ये जरूर है कि जीरम का सच सामने आना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने जो काम किया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जीरम का सच सामने आने देना नहीं चाहते। चलिए बात मैं प्रारंभ करता हूं जहां से इन्होंने कहा हमको तो मालूम ही नहीं। 4 दिन पहले पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और एक आपत्ति दर्ज करते हैं कि ये रिपोर्ट राज्यपाल को क्यों सौंपी गई और वो रिपोर्ट्स तत्काल सरकार के पास में आना चाहिए। भूपेश बघेल जी के भी बयान आए हैं, लेकिन आज चूंकि अब वो गलत तरीके से जांच आयोग का निर्माण कर रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं, तो आज ये कह रहे हैं कि हमको तो जानकारी ही नहीं है। अरे कम से कम इस मामले में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप किन बातों को कह रहे हैं? 4 दिन अपनी पुरानी बातों को आप असहमत हो रहे हैं, उसको आप झूठ साबित कर रहे हैं कि मैंने जो 4 दिन पहले कहा था। लेकिन संजय जी, चूंकि सरकार में तो आप भी रहे हैं सर। संजय जी, एक सवाल मेरे मन में जी, सरकार में आप भी रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस सिस्टम में नहीं होना था, चाहे वो आयोग की तरफ से होता है या राजभवन की तरफ से, कि ये रिपोर्ट हमें मिल गई है? और क्या सिर्फ मीडिया के हवाले से सरकारें काम कर लेंगी क्या? निश्चित रूप से जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये चीज को सामने रखा कि किस तरीके से मीडिया का हम तो उपयोग करते हैं सब चीजों को। हम अपनी सरकार की सबसे पहली उपलब्धि मीडिया में ही डालते हैं जी। और आज हम उस मीडिया को मानने से नकार रहे हैं। मैं इस बात को आपको बताना चाह रहा था। दूसरा विषय आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजभवन और राज्य सरकार भले ही अलग अलग मानते हैं कि भाई ठीक है वो ऐसा है ये ऐसा है, लेकिन एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या हमारी राज्य सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है? उनको यह मालूम हो गया था कि राज्यपाल जी के पास में रिपोर्ट चली गई। अब इनका सवाल यह कि राज्यपाल के पास में रिपोर्ट क्यों गई? सरकार को आना चाहिए। ठीक है, पुरानी परंपरा है। मेरा यह मानना है, देखिए, कि प्रशांत मिश्रा जी न्यायमूर्ति हैं। प्रशांत जी अब आंध्र प्रदेश चले गए। प्रशांत मिश्रा जी वो भी अपने अधिकार और नैतिक जवाबदारी को समझते होंगे, ये मेरा ये मानना है। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि मैं कांग्रेस नहीं, मैं बीजेपी के साथ में जुड़कर मैं अपनी रिपोर्ट सौंप दूं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की पुष्टि करना था कि आखिर प्रशांत मिश्रा जी ने वो रिपोर्ट राज्यपाल जी को क्यों सौंपा। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं जानता हूं, मैं पूरा कानूनविद नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का कहीं कोई मामला तो नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर में। सरकार के नुमाइंदों का कोई रिपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि मेरी जो जानकारी कि शायद ये परिस्थितियां जब बनती हैं तो शायद ये स्थिति बनती है कि वो चीजें राज्यपाल जी को चली जाए, जितना मैं जानता हूं। सुरेंद्र लेकिन जी क्या सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है? ठीक है, जो लीगल एडवाइजर हैं ये बातचीत नहीं कर सकते थे कि राज्यपाल जी से बातचीत करके जो सच सामने आना है, जिनके लिए 8 साल से इस प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। तो मुझे लगता है ठीक है संजय जी, सुरेंद्र जी के पास आते हैं। सुरेंद्र जी का प्रयास है। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जिस चीज को लेकर के कांग्रेस इतनी ज्यादा आपत्ति जता रही है कि हमें रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी, राज्यपाल को क्यों सौंप दी सीधे, क्या इसको लेकर के कोई कानूनी आपको ताकत मिली हुई है, कोई अधिकार आपको मिला हुआ है, कोई संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य सरकार को ही पहले सौंपी जानी थी? और अगर इससे हम लीगल तौर पर चुनौती नहीं दे सकते तो फिर अभी हम चुनौती दे कैसे रहे? हम आपत्ति जता किस आधार पर रही है, जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए अभिलाष जी, इसमें बात कानूनन क्या प्रक्रिया है ये तो एक अलग विषय हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं जी कि अभी कुछ दिन पहले जब जस्टिस प्रशांत मिश्रा के आयोग ने ये कहा था राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि इसकी जांच पूरी नहीं हुई है, 3 महीने का समय बढ़ाया। तो फिर राज्यपाल को क्यों नहीं लिख दिया है पत्र? ये पत्र तो राज्यपाल को लिख सकते थे ना। बिल्कुल, वैधानिक प्रमुख तो है वो, जब रिपोर्ट उनको राज्यपाल को देना है तो ये पत्र राज्यपाल को लिखा जाना चाहिए था, मगर उन्होंने पत्र लिखा राज्य सरकार। इसलिए कि राज्य सरकार आयोग का गठन करती है और एक मान्य परंपराओं के अंतर्गत आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है।
राज्य सरकार उसको विधानसभा के पटल पर रखती है। विधानसभा के पटल में उसके उजागर होने के बाद उसके गुण दोषों पर विचार होता है, उस पर क्या कार्रवाई होनी है ये बात तय होती है। अगर मान लीजिए आयोग ने अभी 21 सितंबर को ये कहा कि अभी 3 महीने का समय बढ़ाया जाए क्योंकि हमारी जांच पूरी नहीं हुई है, तो अचानक जांच पूरी कैसे हो गई? और इसी आधार पर राज्य सरकार ने विधि सम्मति लेने के लिए विधि विभाग को भेजा था। उनकी राय आने के पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। निश्चित रूप से उसकी जानकारी निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल शासन के प्रमुख होते हैं, तो जब उनको रिपोर्ट मिल गई तो उसकी एक कॉपी राज्य सरकार को दे देते। क्या दिक्कत थी उसमें? महामहिम राज्यपाल को जब उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, ये बात तो आज नहीं तो कल रिपोर्ट तो उजागर होनी चाहिए, उसमें कोई गोपनीय बात तो है नहीं, ये सार्वजनिक होनी है। तो जब राज्यपाल को सौंपा तो उसकी एक कॉपी मुख्य सचिव को सौंप देते, तो हमारे मन में किसी तरह की शंका नहीं आती। अभिलाष जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। दरअसल में इसमें शंका के पीछे बहुत गंभीर कारण है जी। मैं चूंकि उस घटना का चश्मदीद गवाह रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि उसी घटना के कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की यात्रा होती है। उसमें 1779 पुलिस की तैनाती होती है। ये सरकार को जवाब दिया है पिछली सरकार ने, और परिवर्तन यात्रा के लिए 218 पुलिस की तैनाती होती है। मैंने उस दिन उस व्यवस्था को देखा है, और जिस तरह से नक्सली नंद कुमार पटेल जी को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, ये नाम नक्सली घटना तो बिल्कुल नहीं है। इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं। कोई भी व्यक्ति वहां पर था, वो इस बात को कह सकता है कि ये आम नक्सली घटना नहीं थी। दहशत पैदा करने के लिए नक्सली जब घटना होती है तो वो ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिसको पाते हैं उसको मार देते हैं। वो हमको भी मार सकते थे, हमको तो पकड़ के ले गए थे जंगल के अंदर, मगर हमको नहीं मारा उन्होंने। हम लोगों को छोड़ दिया। हमसे पूछा कि इसमें से नंद कुमार पटेल कौन है, हमने बताया इसमें नंद कुमार पटेल नहीं है, हमको छोड़ दिया उन्होंने। तो ये सीधी बात ये है। अच्छा, दूसरी बात, उस समय यूपीए की सरकार थी और एनआईए की जांच चल रही थी। एनआईए की जांच में 2 बड़े नक्सलियों के नाम थे पहले, बाद में उन नक्सलियों के नाम हटाए गए। फिर एनआईए ने कहा अभी इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया तो विधानसभा में तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच करने की सहमति दी, पत्र भी लिखा। उस पत्र का जवाब आया कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। उस पत्र को भी दबाए रखा गया, विधानसभा में इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो दरअसल में बार बार तत्कालीन सरकार के द्वारा जांच एजेंसी की जो ये गतिविधियां हैं, इन सारी चीजों के द्वारा। सर, आयोग तो आपने बनाया था ना? सर, मैं जानना चाह रहा था। नहीं, आयोग मध्य प्रदेश तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन सरकार का आयोग था। तो सर मैं यही जानना चाह रहा था सुरेंद्र जी कि आपने जब आयोग में आपकी आस्था अंतिम समय तक थी, तो अंतिम वक्त पर आकर के आप उस आयोग पर या उस रिपोर्ट पर एकदम से सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। 3 साल से तो आप उस आयोग के साथ बिल्कुल चल रहे थे, वहां से कार्यकाल बढ़ाने की मांग आती थी, आप बढ़ा भी देते थे, और अब अचानक से चूंकि रिपोर्ट आपको नहीं सौंपी, तो क्या सर, मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या झीरम घाटी कांड का सच सिर्फ किसी के प्रेस्टीज या ईगो इशू की वजह से जनता के सामने नहीं आना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए। जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनकी शहादत हुई है, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, वो इस बात को जानना चाहती है, हर हालत में जानना चाहती है। और हमारी तो कांग्रेस पार्टी की पूरी पीढ़ी की पीढ़ी गई है। हम तो इस बात को, हम तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी हम पीड़ित हैं, इस बात को हम जानना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अभिलाष जी, दरअसल में आयोग जो है, जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके मान्यता के प्रति हमको कोई आपत्ति नहीं है। महामहिम राज्यपाल के मान्यता के प्रति भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। बात दरअसल ये है, सिर्फ ये शंका पैदा करता है कि आज से कुछ समय पहले आप कहते हैं कि जांच पूरी नहीं हुई है, उसके बाद अचानक जांच पूरी हो जाती है। सर, ये जो तारीख आपने बताई मेरे दर्शकों को, सुरेंद्र जी एक बार तारीख भी बता दें, किस तारीख को लेटर आया था? 3 सितंबर, 23 सितंबर, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दें सर। मेरे ख्याल से 21 सितंबर की बात है। 21 सितंबर को सर आया, सितंबर से अक्टूबर हो गया, अक्टूबर से नवंबर हो गया। सर, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से ज्यादा इंतजार तो किसी को नहीं होगा। 1.5 महीना आप लोगों ने सिर्फ ये तय करने में लगा दिया कि कार्यकाल बढ़ाया जाए या नहीं। नहीं, सरकार ने 2 काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने समयावधि में कार्य पूरा कीजिए, ये निर्देश आयोग को दिया। ठीक है। और विधि विभाग को भेजा कि इनको जांच के समय बढ़ाने के लिए कुछ अवसर दिया जाए। तो जब उनकी सहमति आने के बाद उन्होंने 2 बिंदु और जुड़े
और एक आयोग में 2 सदस्यों का गठन किया है। ना सर, देखिए सुरेंद्र जी, यहाँ पर आप कुछ गड़बड़ कर गए मुझे लगता है। आप कह गए कि आयोग को निर्देश दिया कि तय समय में जांच पूरी होनी चाहिए। अब जब आप तय समय में जांच पूरी होने का आदेश दे रहे हैं और उन्होंने तय समय में जांच पूरी कर ली, तो फिर ये तो सवाल ही खत्म हो गया सर। अगर सरकार ने आयोग को यह कहा है कि आप जांच पूरी कीजिए तय टाइम में, और उसके पीछे वो कौन सी प्रोसीजर चल रही है, उससे उन्हें क्या मतलब? उनको लगता है कि ऊपर से आदेश है। उनको ये कहा गया कि जांच पूरी करनी चाहिए और उसको समय बढ़ाने के लिए विधि विभाग को पत्र लिखा गया। इन्होंने आयोग ने समय बढ़ाने के, ठीक है, संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, बहुत सारे सवाल जो हैं, बिल्कुल, लेकिन संजय जी मुझे ये जानकर मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई थी कि ये रिपोर्ट अचानक से बिना किसी को बताए छुट्टियों के बीच में, क्योंकि देखिए इतना तो सब जानते थे कि बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट है ये, उसकी अहमियत, उसकी महत्ता सब समझते हैं। और ये रिपोर्ट अगर जाकर के राज्यपाल को दी गई है, और वो भी तब जब उसके जो जांच करने वाले अधिकारी हैं या जो जस्टिस हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस पर भी सवाल है कि क्यों कर दिया गया भाई, जब इतने महत्वपूर्ण विषय की जानकारी वो जुटा रहे हैं। और ट्रांसफर क्या ये पूछा गया कि आपके कार्य का काम पूरा हुआ है या नहीं? और अगर पूछा गया तो उन्होंने अगर ये जानकारी ऊपर दी है तो फिर यहां चिट्ठी क्यों लिखी? तो सवाल उठाने की बहुत सारी वजह तो इधर से भी मिली है ना सर। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुप्रतीक्षित ये फैसला सुनने के लिए लोग आतुर हैं, और ऐसे समय में कांग्रेस ने इसको विवादित किया है, तो ये सीधी शंका जाती है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया है। जब कांग्रेस की ही लीडरशिप उसमें दिवंगत हुई, उसके बाद कांग्रेस क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है, पहली बात। दूसरा बात, आपने जो कहा 21 सितंबर 23 सितंबर उनकी डेट यदि मान लीजिए 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, और जब किन्हीं परिस्थिति में, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, कि वो न्यायमूर्ति हैं, जो चीफ जस्टिस है प्रशांत मिश्रा जी ने जब अपनी रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति है कि उन्होंने जानबूझकर जाकर दे दिया, उन्होंने अपने अधिकार जो उनके न्यायिक पहलू हैं उस पर विचार करके उन्होंने क्यों राज्यपाल जी को सौंपा, इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना था, बातचीत करना था, उचित फोरम में करना था, राज्यपाल जी से बातचीत करना था। पहले आप सवाल खड़ा करें, आनन फानन में आपको डर था कि क्या मामला सामने आने वाला है, आपने राज्यपाल पर आरोप प्रत्यारोप लगाया कि हमारे को रिपोर्ट चाहिए, पीसीसी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब इनको और आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने आनन फानन में 2 सदस्यों को कर दिया। 1.5 महीने तक आप उसमें, इन 1.5 महीनों के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली। उन्होंने कुछ, जो मैंने इशारा किया कि हो सकता है कुछ कानूनी विषय हो, कुछ सरकार से संबंधित कोई विषय हो सकता है, इसलिए उन्होंने हो सकता है कि राज्यपाल जी को रिपोर्ट सौंपी हो, यह स्पष्ट मामला है। लेकिन आज जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि वास्तव में मैं भी मानता हूं कि यह सामान्य नक्सली घटना नहीं है, इसी का इंतजार तो हमको है कि इसका खुलासा होना था, लेकिन सरकार ने एक बार फिर इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। यह सरकार के पास आती, माननीय महामहिम जी करती, उसके बाद विधानसभा पटल पर आकर आम जनता के बीच में, लेकिन संजय जी क्या संजय जी आपसे मैं बस इतना जानना बदलने का प्रयास सरकार। संजय जी, लेकिन एक सवाल तो छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बीजेपी के लिए भी है, और वो ये है कि अगर चलिए राज्यपाल जी के पास आ गई, महामहिम राज्यपाल को कम से कम इस बात को लेकर के एक सूचना सरकार को देनी थी, छत्तीसगढ़ की जनता को देनी थी कि मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई है, और इसके बाद जो भी वो करने जा रही है इस रिपोर्ट का, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। देखिए तकनीकी चीजों में उलझाएंगे तो उलझ ही रही है 8 साल से ये रिपोर्ट, लेकिन भावनाएं भी तो समझनी होंगी, उनको भी तो तवज्जो देनी होगी लोकतंत्र में। नहीं, देखिए अभिलाष जी, भावनाओं का तो महत्व हमारे देश के अंदर में है, लेकिन उन भावनाओं से हम लोग जो हैं, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, हम उसके पास पहले पहुंचते हैं। राज्यपाल जी जो हैं वो संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है, उनको इस पर क्या फैसला करना है, क्या नहीं करना है, कितने दिन में करना है, 1 मिनट सर, कितने दिन में करना है, ये हम और आप उन पर दबाव नहीं बना सकते। और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के पास रिपोर्ट पहुंचे कितना दिन हो गया, महीने 2 महीने हो गए। एक सरकार को कार्यकाल बढ़ाने में 1.5 महीने लग जाता है, और ये अपेक्षा करते हैं कि राज्यपाल जी 2 दिन के अंदर में हमको रिपोर्ट सौंप दे, हमको भेज दें, तो मुझे लगता है कि ये गलत उम्मीद उन्होंने कर रही है। राज्यपाल जी अपने संविधान के तहत और सभी चीजों को सामान्य रूप से करते हुए सरकार से। अच्छा संजय जी, आज जो मुलाकात हुई है पीएम से राज्यपाल जी की, संजय जी आज जो मुलाकात हुई है पीएम से राज्यपाल जी की, वो आदिवासियों को लेकर के और तमाम दूसरे दीगर विषयों को लेकर के, छत्तीसगढ़ के जो जनहितैषी मामले हैं, क्या उसके बीच में कहीं कोई गैप में इस रिपोर्ट को लेकर के भी कोई औपचारिक अनौपचारिक बातचीत हुई है, अगर आपको जानकारी हो तो? नहीं देखिए, ये नहीं देखिए, मुझे लगता है ये टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि आज 11 तारीख है, गवर्नर कॉन्फ्रेंस वहां पर दिल्ली में है, हुआ है,
उसमें महामहिम राज्यपाल जी वहां पर गई हैं और उसके बाद भेंट और औपचारिक सौजन्य भेंट होती है, इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है कि क्या इस तरह की चीजें हैं, उनके विषय हैं, उन विषयों पर किन विषयों पर वो बातचीत करी मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी को राज्यपाल जी से बातचीत करके इसका हल निकालना था और सच को सामने लाने का प्रयास करना था। लेकिन कांग्रेस आज सिद्ध कर दी इस आयोग में 2 सदस्य गठन करने के बाद कि वो झीरम का सच सामने आने देना नहीं चाहती है। सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर। 3 साल आप लोग सत्ता में थे, सबसे ज्यादा इंतजार आपको था रिपोर्ट का, पूरे प्रदेश के साथ साथ सबसे ज्यादा आपको था, और 3 साल बाद आपको 3 बिंदु याद आ जाते हैं कि हमें तो इसकी भी जांच करानी थी। सर, यह संवेदनशीलता अगर झीरम घाटी कांड को लेकर के है तो ये तो फिर मुझे आपत्ति है सर इस पर। मतलब मैं माफी के साथ कहता हूं कि 3 साल बाद आपको 2 बिंदु 3 बिंदु जोड़ने की जरूरत महसूस हो रही है, तो पहले क्या ऐसे सिंसियरली नहीं लिया गया? अब जाकर के एहसास हुआ कि अरे हमने तो ये जांच ही नहीं कराई। तो ऐसे सर कैसे चलेगा? आप 5 साल का आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, उसमें से 3 साल तो आपने सोचा ही नहीं, और अब 3 साल बाद आपको याद आता है कि अरे हमें तो उस मामले पर भी जांच करानी थी कि बाद में इलाज की व्यवस्था समुचित हुई कि नहीं। देखिए मिश्रा जी, ये सीधी बात ये है कि जिस तरह से अभी जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपा है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई आखिर आपने महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया, कोई बात नहीं, उसकी आप कॉपी तो दे देते राज्य सरकार को। ठीक है, राज्य सरकार उसकी कॉपी को देख लेती, वो तो एक दिन उसको पब्लिक डोमेन में आना ही है, उसमें वो नहीं आएगा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अब चूंकि अब राज्य उसमें आयोग को कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, उसमें 2 सदस्य बढ़ाया जा रहे हैं, इसलिए उन 2 बिंदुओं को और जोड़ा गया है कि इन बिंदुओं पर भी जांच कर लिया जाए। हम तो उसी आयोग के उसी जांच की प्रतीक्षा कर रहे थे जिन बिंदुओं पर पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद 8 बिंदु और जोड़े गए। ये जो 2 बिंदु जोड़े गए, आप ये अचानक ख्याल नहीं आया है, क्योंकि उसमें 2 सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, इसलिए उसमें 2 बिंदु और जोड़ दिए गए कि इस विषय पर भी थोड़ी जांच वांच हो जाए तो ठीक रहेगा। तो सर इस बात की क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद फिर आपको 2 बिंदु याद ना आ जाएंगे? फिर तो जनता इंतजार ही करती रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसा क्या आधार क्या है सर इसका सुरेंद्र जी? क्या आपको नहीं, आधार इसलिए है कि आयोग में चूंकि सदस्य नियुक्त किए जा रहे थे, इसलिए 2 बिंदुओं तो हो सकता है ना आप 2 महीने बाद आप कहें कि मुझे 2 सदस्य और नियुक्त करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये मैं एक चीज जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच दुनिया के सामने आएगी और जो दोषी हैं उनको दंडित होना ही चाहिए, उनको दंडित होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ठीक है, और कांग्रेस ने अपनी पीढ़ी को खोया है, इसमें निश्चित रूप से राजनीति का। सुरेंद्र जी, अंतिम सवाल बस 10 सेकंड में आपका आंसर चाहूंगा सर, और संजय जी से भी 10 सेकंड में। क्या आपको लगता है कि ये जो आप लोगों ने कानून का एक तरीके से कहते हैं कि इसमें आपने काउंटर करने की कोशिश की है आयोग की उस रिपोर्ट को, अपने नए सदस्य की, ये संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर ये टिक पाएगा ये मामला? और क्या आपको अधिकार राज्य सरकार के पास ये होता है कि जिस आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी उसके कार्यकाल को बढ़ा दे और उसमें सदस्यों की नई नियुक्ति कर दे? देखिए, मैं विधिवेत्ता तो नहीं हूँ, कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विधि विभाग से जानकारी लेकर के उनकी सहमति से, उनकी सम्मति से निश्चित रूप से सरकार ने जो इस कदम को उठाया है तो सोच समझ कर उठाया होगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो कदम उठाए गए विधि मान्य है और ये टिकेगा। ठीक है, संजय जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह के तय परंपराओं से इतर अगर राज्य सरकार ने ये पेच फंसा दिया है तकनीकी, तो क्या अब फिर से इस आयोग को काम करना पड़ेगा, मजबूरी है? देखिए, आज अभिलाष जी, आज 2 सदस्यों की नियुक्ति इस बात को इंगित करती है कि झीरम का सच कांग्रेस सामने आने देना नहीं चाहती, और यह भी सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा की तरह न तो संविधान पर विश्वास है, न न्याय पर, न कानून पर, न किसी पर विश्वास है। ये अपने फायदे के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, और ये इसका एक निकृष्टतम उदाहरण आज यहां पर देखने को मिला जब झीरम का सच सामने आने वाला था। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को बता दें कि देखिए दोनों ही तरफ से कुछ सवाल उठते हैं बीजेपी पर, इसलिए कि पहले तो उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले में एसआईटी नहीं बनने दी, इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए ने कह दिया कि आगे जांच की जरूरत नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर के कार्यकाल बढ़ता रहा 5 साल तक, उस पर सवाल उठते हैं। और फिर इस पर भी सवाल उठते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी ये सीधे राज्य सरकार को बाईपास करके राज्यपाल को सौंपी गई है, लेकिन वो रिपोर्ट में क्या था उसके बाद तय होगा कि क्या इसकी जरूरत थी। उधर कांग्रेस पर यह सवाल उठते हैं कि पहले 8 बिंदु जब बढ़ा दिए थे तब क्या सोचा नहीं था कि ये 2 बिंदु और होने चाहिए?
और अगर इन 2 बिंदुओं को बढ़ाना भी था तो फिर 6 महीने के लिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार क्यों करे? कम से कम जो रिपोर्ट थी उसको सामने आ जाने देते, और संवैधानिक अधिकार राज्य सरकार के पास है, आप सेटिस्फाई नहीं थे तो फिर उस पर किसी और जांच की मांग की जा सकती थी। लेकिन अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार करना होगा। कांग्रेस की जो कार्रवाई हुई है उससे ऐसा लगता है, और बीजेपी के हिसाब से अगर जो कार्रवाई हुई है और जो जांच रिपोर्ट है उसे हम देखते हैं संवैधानिक तौर पर उसे मान्य किया जाता है तो फिर शायद सच सामने आए। फिलहाल सियासी दांवपेच में उलझ गई है एक बार फिर से झीरम कांड की रिपोर्ट, और दुर्भाग्य है यह छत्तीसगढ़ का कि यहां के सबसे बड़े हत्याकांड को लेकर के सबसे ज्यादा पॉलिटिकल अड़ंगेबाजी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका और सुरेंद्र शर्मा जी आपका इस तमाम डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।